हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीर दुबे। अब हम आगे बढ़ते हुए लौह युगीन सभ्यता के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लगातार हिस्ट्री ऑन मैप के माध्यम से हम पुरातन जो भी चीजें हैं उनको नक्शे पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में आप सब लोगों ने ताम्र पाषाणिक जो लोकेशंस हैं उनको अभी तक सीख लिया है। अब हम इसके आगे लौह युगीन और महापाषाणिक संस्कृति के बारे में जानेंगे, यानी आयरन एंड मेगालिथिक जो एज है उसके बारे में समझ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, लौह युगीन यानी लौह युग एवं महापाषाणिक संस्कृति। तो आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है। मतलब ये आयरन एज है, आयरन एज है ये, और इसके साथ साथ मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, तो आज हम आयरन एज और मेगालिथिक कल्चर के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं पहले, उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत जो है वो कर देंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हल्की सी, जिससे कि आपको पृष्ठभूमि समझ में आए कि एग्जैक्टली ये है कि आयरन एज क्या है। लौह युग की अगर हम बात करते हैं तो जो ताम्र कांस्य सभ्यता हम लोगों को देखने को मिली, मैंने आपको बताया था कि धातु सभ्यता जो है विकसित हो रही है, वो तांबे को पहले प्रयोग कर रही है, फिर कांसे का प्रयोग कर रही है और फिर बाद में उसने लोहे का प्रयोग किया है। तो तांबे और कांसे के बाद मानव जो है वो अब जिस धातु का प्रयोग कर रहा है वो धातु अब वो है लोहा। खासतौर से इसका उपयोग वो हथियारों को बनाने में और साथ ही साथ उसके उपरांत कृषि उपकरणों में भी इसका प्रयोग कर रहा है। यानी वॉर वेपन्स बन रहे हैं और वॉर वेपन्स के साथ साथ जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं उनका वो इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए इस लोहे का प्रयोग कर रहा है। ये थोड़े सख्त हैं, अगर हम तांबे और कांसे की तुलना में बात करें तो इनसे ज्यादा अच्छे से उपयोग या उद्योग किया जा सकता है। लोकेशंस वाइज अगर हम देखें तो भारत में, उत्तर भारत में कुछ जगहें मिलती हैं, पूर्व भारत में कुछ जगहें मिलती हैं, मध्य और दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा जगहें मिलती हैं। और टोटल मिलाकर के इनके लौह युगों के स्थलों के बारे में बात करें तो अभी तक मोर देन 725 प्लेसेस, 725 से अधिक जो है हमको ये लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण हमको मिलते हैं भारत में। ठीक है, भारत में इसके स्थल जो हैं उनकी संख्याओं की हम बात करें तो तकरीबन जो है 725 या उससे अधिक जो है संख्या देखने को मिल जाती है। वैसे अगर हम देखें तो ये मतलब कुछ अहिछत्र लोकेशन है, आलमगीरपुर है, अतरंगी खेड़ा है, श्रावस्ती है, हस्तिनापुर है, अल्लाहपुर जिसको मेरठ कहते हैं, ऐसी जगह है, जखेड़ा है, नहू है, रोपड़ है पंजाब का। इन सब तमाम जगहों पर ये लौह युगीन सभ्यताएं हमको देखने को मिलती हैं। मैं मैप में भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी ओरली थोड़ा सा मैं आपको प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिससे कि आप एक्टिव हो सकें, समझ सकें चीज़ों को। आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो लेक्चर्स हैं बहुत ही मेहनत के साथ आपको बनाए जाते हैं, आपको दिए जाते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इनसे अपने प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं। मतलब केवल इसका ये इस्तेमाल ना हो कि आप सुने और सुनने के बाद भूल जाएं। मेरा ये रिकमेंडेशन है सभी विद्यार्थियों को कि आप इसके साथ बैठ करके नोट्स भी बनाया करिए जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूं। मेरे पढ़ाने में नोट्स बनाना बहुत आसान है। उसका रीजन ये है कि मैं आपको जैसे जैसे बोलता जाता हूं वैसे वैसे आप उसे नोट कर सकते हैं। और कई बार मैं खुद बोर्ड पर भी उस चीज को बोर्ड वर्क के रूप में आपको प्रदान करता हूं। डायग्राम्स भी वैसे ही आपको मिलते हैं, तो ये ईजी है आपके लिए नोट्स बनाने। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि तमाम सारी ऐसी जगहें हैं जहां से इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको एक लोकेशन दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आप देखिए, ये कुछ लोकेशंस हैं। इन लोकेशंस पे आप देखोगे तो हमको पता चलेगा कि भाई आलमगीरपुर है, हस्तिनापुर है, अहिछत्र है, अतरंजी खेड़ा है, कंपिल है ना। इन सब जगहों पे आपको, ये झूसी है, मल्हार है, चिरान है, ये आपका बिहार वाला हिस्सा पड़ता है, श्रावस्ती है, राजा नल का टीला, ये सब जगहें जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये सारी लोकेशंस आपकी लौह युग की हैं। आपको लौह युग में जो ये तमाम सारी लोकेशंस हैं वो देखने को मिलती हैं। उत्तर भारत में कई सारे लौह स्थल हैं जहां से हमको चित्रित धूसर मृदभांड देखने को मिलते हैं।
चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब हो गया कि पेंटेड हैं और ग्रेव वेयर्स हैं। इनको पीजीडब्ल्यू संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो जब आप लोगों ने एंशिएंट इंडिया पढ़ा होगा तो आपने पीजीडब्ल्यू कल्चर भी पढ़ा होगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये ऑन हिस्ट्री ऑन मैप है, तो मैप से संबंधित जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न इंडिया में जो पेंडेड ग्रे वेयर्स हैं यानी पीजीडब्ल्यू कल्चर जो है उसको भी इस काल से जोड़ करके देखा सकता है। यानी लौह काल के समय में चित्रित धूसर मृदभांड भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी की डेथ हुई, कहीं पर कोई शवाधान मिल रहा है, कहीं कोई ग्रेवयार्ड मिल रहा है, तो उसके अंदर नर कंकाल भी है, फिर वहां पे चित्रित धूसर मृदभांड भी रखा है, साथ ही साथ लोहे की कुछ वस्तुएं भी उसमें समर्पित हैं या समाहित हैं। ऐसे ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं, किसी घर से इस तरीके की चीजें मिल जाती हैं, कहीं से कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं, यानी कि थोड़ा सा सेम समय देखने को मिलता है। 8वीं से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ये बात है। इतिहासकारों के अनुसार इसकी डेटिंग अगर देखें तो तकरीबन 8 to 9 सेंचुरी के आसपास हमको देखने को मिलेगी। कई सारे विशिष्ट मृदभांड हैं, उनमें मृदभांडों के साथ साथ लोहे के बहुत सारे उपकरण देखने को मिलते हैं, जैसे बाण का अगला हिस्सा जिसको हम लोग बाणाग्र कहते हैं, भाले जो है इन जगहों से, मतलब ये वही सारी जगहें हैं जहां से इस तरीके की कॉमन चीजें हमको देखने को मिलती है। भाले हैं, कुदाल हैं, चाकू है, कुल्हाड़ी है, बलूचा है, पिन, चिमटा, लोहे के तमाम सारे दूसरे टूल्स, ये सब चीजें हमको इन सारे लोकेशन से हमको देखने को मिलती हैं। तो हम ये समझ में आता है कि ये पूरी की पूरी जो सभ्यता है ये उत्तर भारत की लौह युगीन या उत्तर भारत के लौह युगीन लिख सकते हैं, उत्तर भारत के लौह युगीन स्थल। ठीक है, तो ये लौह युगीन स्थल है नॉर्दर्न इंडिया के जो मैंने आपको दिखा। ऐसे तमाम मध्य भारत में भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हस्तिनापुर एक जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर दिख रही होगी, और यहाँ पर एक अतरंजी खेड़ा देखने को मिल रहा है। तो हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा ये एटा जिले में पड़ते हैं। और अगर हम लौह युग की बात करें तो लौह युग में यहाँ से धातुमल प्राप्त हुए। धातुमल समझते हैं? अगर हम इन प्लेसेस की बात करते हैं, इसको अगर हम यहाँ से सेपरेट कर दें तो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर क्या अतरंगी खेड़ा मेरे को लिखना था, हाँ अतरंगी खेड़ा, ठीक है। अतरंगी खेड़ा की बात करें और आपका ये हस्तिनापुर की बात करें, हस्तिनापुर, इन लोकेशंस की बात करें तो यहां से हमको खास तौर से अगर हम देखें तो इस जगह से धातुमल प्राप्त होता है। धातुमल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज जो है, कोई भी धातु होती है तो उससे शुद्ध धातु निकालने के लिए, कोई भी अयस्क जो होता है उस अयस्क से शुद्ध धातु निकालने के लिए एक प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं धातु कर्म। उसमें जो अवशेष बच रहे हैं वो धातुमल कहला रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी अयस्क से एक प्रक्रिया है, इसको हम बोल सकते हैं कि अयस्क से, ओर से मेटल निकालने का जो प्रोसीजर है उसमें भट्टियों का इस्तेमाल होता है। तो इन जगहों से धातुमल और साथ ही साथ धातुओं को गलाने वाली जो भट्टियां हैं, तो ये भट्टियां हमको मिलती हैं। इन दोनों चीजों से स्पष्ट रूप से ये प्लेसेस आप देख लीजिए, ये हस्तिनापुर है, ये अतरंजी खेड़ा है, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, इन्हीं दोनों प्लेसेस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिली हैं। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई ये धातु को गलाना अच्छी तरीके से जानते थे, इस कला में निपुण थे, ठीक है। अच्छा, इतिहासकारों ने यह भी बताया है कि जो यहाँ से इस तरीके के कार्यों से जो लोहा बनता था या लोहा जो प्राप्त किया जाता था, तो लौहयुगीन सभ्यता में लोहे का जो सर्वाधिक प्रयोग है या लोहे का जो प्रथम प्रयोग है वो शायद युद्ध के हथियारों में किया गया होगा। युद्ध के हथियारों में, युद्ध के हथियार पहले बनाए गए, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो कृषि के हथियार बने, कृषि के हथियार या कृषि के औजार इसको कहेंगे, ठीक है। तो कृषि के औजार जो है वो शायद बाद में बनाए गए, पहले ये हैं फिर ये हैं, मतलब उनके एज में, उनके काल में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है।
शायद पहले कृषि कार्य से अधिक जरूरी रहा होगा राज्य विस्तार करना, तो वो युद्ध करते होंगे, या फिर सुरक्षा करना तो वो युद्ध करते होंगे और हथियार बनाते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा के कुछ हिस्से हमको ये देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में ही थोड़े दक्षिणी पूर्वी इलाके में चले जाएंगे तो हमको चंदौली देखने को मिलेगा। मल्हार, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये चंदौली ही है। चंदौली में एक जगह है ये मल्हार। ठीक है, तो ये मल्हार हमको यहां से देखने को मिल जाएगा। मल्हार के अलावा झूसी, प्रयागराज का ही एक स्थल है झूसी। इसके अलावा ये एक राजा नल का टीला है, ये आपको सोनभद्र में देखने को मिलेगा। सोनभद्र, ये थोड़ा ज्यादा नीचे मैंने आपको बना दिया। तो ये सोनभद्र है, ये आपका झूसी है प्रयागराज में, प्रयागराज का झूसी है। तो ये जो लोकेशंस आपको देखने को मिल रही हैं, ये राजा नल का टीला, झूसी, मल्हार, ये वाली जो जगहें आपको देख रही हैं, यहां से भी लौह युगीन या लौह सभ्यता के हमको प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरा इलाका आपको ध्यान रखना है, ये इस तरफ वाला जो ये इलाका है, ये जो इलाका है, ये आपका दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो गया। ये दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसका इलाका हो गया। और यहां से भी लौह कह सकते हैं उपकरण मिलते हैं, जो कि तकरीबन, ये इसमें भी एक खास बात है, तकरीबन 1400 ईसा पूर्व के, ईसा पूर्व 1400 के हमको ये देखने को मिलते हैं। बिफोर क्राइस्ट 1400 टू 1500, मतलब 1400 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के हमको यहाँ पे टूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये काफी पुराने टूल्स के तौर पर है। कई सारे लोग ये मानते हैं, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि मध्य एशिया में सबसे पहले जो लौह कल्चर है वो आया, या सबसे प्राचीन लौह कल्चर वही का ही है। तो ये चीजें यहाँ से इस सभ्यता की मिलनी, और वो भी मतलब 1500-1700 के आसपास की हैं। तो बहुत समय तक इतिहास में माना जाता रहा कि मध्य एशिया में ही लोहे का प्रयोग पहले हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मध्य एशिया इकलौता नहीं है जहां पर पहले लौह सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ भारत में भी आप देखेंगे, और भारत में मध्य लगभग बीच का हिस्सा है, विंध्य के आसपास का हिस्सा है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में। तो यहां पर हमको देखने को मिलता है। पूर्वी भारत में भी कुछ हिस्से हैं जहां पर हमको इस तरीके के प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे। और पूर्वी भारत में खास तौर से पश्चिम बंगाल में, जहां से हमको कल मैंने पश्चिम बंगाल में एक जगह बताई थी, पांडुराज गुणी जो जगह थी, और महिषादल जो जगह थी, इन दोनों जगहों से भी हमको प्रस्तर काल के या लौह स्थल जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो लौह स्थल देखने को वहां मिले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पहले, उससे पहले हमने ताम्र स्थलों को के नाम पर भी उसको जाना था। तो वो ताम्र स्थल से लेकर के, यानी तांबे के कल्चर से लेकर के लोहे के कल्चर तक का डेवलपमेंट हमको दिखाता है। इसी तरीके से आप बिहार की तरफ जाएंगे तो सोनपुरा और चिरांद जगह है, वहां से भी आपको पूर्वी भारत में जगह देखने को मिलेगी। जैसे इसी के आगे ही अगर मैंने ये मैप बनाया होता तो आप शायद यहाँ पर चिरांद देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा, ये चिरांद है। इसी के नीचे आपको यहाँ पर सोनपुरा देखने को मिलेगा। ठीक है, सोनपुरा ये लोकेशन हो गई, ये लोकेशन हो गई। ये भी आपके पूर्वी भारत के हिस्से हो गए, पूर्वी भारत के हिस्से, और पूर्वी भारत के ये हिस्से हो गए। और पश्चिम भारत में मैंने पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल वाला जो हिस्सा है, पश्चिम बंगाल वाला जो हिस्सा है, उसमें दो लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगी, पांडु राजार ढीवी। ठीक है, पांडु राजार ढीवी, और पांडु राजार ढीवी के अलावा एक लोकेशन और आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी पूर्व की तरफ, मतलब मैं अलग से लिख रहा हूं, ये मैप की जगह इधर नहीं है। तो एक और आपको महिषादल, ये जो दो जगहें हैं, इसको भी हम, ये दोनों की दोनों जगहें आपको जो मैंने लिखाई हैं, ये दोनों की दोनों जगहें जो हैं, ये लौह युग को भी रिप्रेजेंट करती हैं। और कल ही मैंने आपको बताया था कि ये जो जगहें हैं, ये ताम्र युग को भी प्रेजेंट करती हैं, ताम्र युग और
लौह युग दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दोनों के कल्चर्स को वो एक साथ अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। ठीक है, तो पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्से जो हैं आपके बिहार के हैं, कुछ हिस्से आपके पश्चिम बंगाल के हैं, कुछ हिस्से जो हैं पूर्व की तरफ ही दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में आते हैं। यहां से हमको देखने को मिलता है कि कुछ विशेष प्रकार के लौहयुगीन जो टूल्स हैं वो देखने को मिले। इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा साउथ में जाएं, जबकि जब हम थोड़ा सा साउथ में जाएंगे तो भारत के मध्य हिस्से में आ जाएंगे या मध्य भारत के हिस्से में आ जाएंगे, मध्य भारत कह सकते हैं, मध्य प्रदेश का हिस्सा कह सकते हैं, वहां पर आ जाएंगे तो यहीं पर आपको एक जगह मिलेगी एरण। इसी जगह पर आपको एक जगह मिलेगी एरण। ठीक है, एरण के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कल कि एरण जो है ये आपका लौह युग में तो मैं लिखा ही रहा हूं, साथ ही साथ आपने इसको ताम्र युग में भी पढ़ा था। और एरण के साथ साथ इसी से थोड़ा सा साउथ में आप जाएंगे तो आपको एक जगह मिलेगी नागदा। ठीक है, एक जगह कौन सी मिलेगी? नागदा। नागदा। तो एरण और नागदा ये जो दो जगहें हैं, इन दोनों जगहों से भी हमको जो है लौह युग के स्थल देखने को मिलते हैं। मतलब ये भी लौह युग के स्थल के तौर पे जाने जाते हैं। लोहे के बहुत सारे टूल्स हैं, दो धारी कटार है, कुल्हाड़ी है, बाण का जो अगला हिस्सा है जिसको बाणाग्र कहते हैं, चाकू, हंसिया, कुल्हाड़ी, ये सब चीजें हमको यहां से देखने को मिलती हैं। तो एक तो हमको ये वाला कल्चर याद रखना है जो ताम्र युग से लेकर के लौह युग को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये हमारा लौह युग है, ये हमारा लौह युग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने इसके बारे में ये भी पढ़ा है कि ये ताम्र युग में भी था, ताम्र युग में के भी हमको यहाँ पे प्रमाण देखने को मिले। तो ताम्र युग से लौह युग का विकास देखने को मिलता है। इसमें खास तौर से लौह युग की जब हम बात कर रहे हैं तो लोहे की कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी, चाकू, बरछी, बाणाग्र, बाणाग्र समझते हैं ना, तीर का अगला जो हिस्सा होता है, इस तरीके की चीजें हमको यहां से देखने को मिली हैं। तो ये काफी ही इंपॉर्टेंट कल्चर हमको देखने को मिल जाता है, लौह सभ्यता के रूप में हमको देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसमें एक जगह और हम देखेंगे, अगर हम इसी मैप में देखें, वेस्टर्न हिस्से में चले जाते हैं, पश्चिमी हिस्से में चले जाते हैं, तो पश्चिमी हिस्से में राजस्थान में एक जगह पड़ता है नोह। ठीक है, राजस्थान में एक जगह पड़ती है नोह। यहां से काले लाल मृदभांड देखने को मिलते हैं, काले लाल मृदभांड। मृदभांड का मतलब हो गया मिट्टी का बर्तन। ठीक है, लेकिन काले लाल रंग का ये मृदभांड है और काले लाल मृदभांड के साथ साथ लौह उपकरण हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये काला लाल मृदभांड कल्चर है और उस समय यहां पर लौह कल्चर भी हमको देखने को मिल रहा है। ये संस्कृति भी उसी तरह बहुत पुरानी है जिस तरह मैंने आपको यहां पर झूसी और मल्हार इत्यादि के कल्चर दिखाए थे 1400-1500 ईसा पूर्व के। तो ये जो नोह जो जगह है ये भी तकरीबन 1400 बिफोर क्राइस्ट के आसपास के तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम थोड़ा नॉर्थ में भी चलने का प्रयास करें, मतलब थोड़ा वेस्ट में गए, वेस्ट से थोड़ा सा और नॉर्थ में चलने का प्रयास करें, तो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर से और थोड़ा ऊपर की ओर चलें, जैसे मान लेते हैं कि आपको यहां पर ये आलमगीरपुर यमुना नदी के पास में, गंगा नदी के पास में, मेरठ वाला जो इलाका है वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहां कहीं पे आपका आलमगीरपुर होगा, सपोज इस जगह पे कहीं पे आपका आलमगीरपुर होगा, आलमगीरपुर, ये मेरठ का हिस्सा है। तो अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में ये प्लेस आप पहचान रहे होंगे, गंगा और सिंधु और यमुना, उसके आसपास की जो जगहें हैं, उसके आसपास की जो भूमि है वो मैंने यहाँ पर निर्मित करी है नदियों के माध्यम से। इसके ऊपर आपकी जो है झेलम नदी है, उसके नीचे चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो आपको एक प्लेस सुनने को अक्सर आता होगा जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो मांडा को माना जाता है। तो आलमगीरपुर, मांडा, रोपड़, ये वाला देखिए, ये आलमगीरपुर है, ये मांडा है, ये रोपड़ है, दधेरी जगह है सरहिंद के पास आपकी पड़ेगी। इसी तरीके से भगवानपुरा जगह है,
तो ये तमाम सारी जो जगह हैं ये सारी की सारी सिंधु घाटी सभ्यता से भी बिलोंग करती हैं। मतलब ये जो स्थल हैं ये सैंधव सभ्यता के भी हैं। लेकिन इस सैंधव सभ्यता के स्थल जो है, सैंधव सभ्यता जब पतन होना शुरू हुआ तकरीबन 1700 के आसपास, हम देखते हैं कि सैंधव का पतन होना शुरू होता है 1700 बिफोर क्राइस्ट के आसपास। सैंधव सभ्यता के पतन के दौरान, सैंधव सभ्यता के पतन के दौरान, पतन के समय, तो लास्ट में जब सिंधु सभ्यता का पतन हो रहा है उसके पश्चात इन जगहों पर हम देखेंगे, उसके तुरंत पश्चात हम देखेंगे तो ये सारे के सारे जो प्लेसेस हैं, ये सारे के सारे प्लेसेस जो मैंने आपको दिखाए, मांडा, रोपड़, दधेरी, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र के आसपास पड़ेगा आपका जो है, ठीक है, तो ये भगवानपुरा वाला इलाका है, ठीक, ये आलमगीरपुर है। ये सारे के सारे स्थल जो हैं ये सैंधव सभ्यता के पतन के समय के हैं और ये सब भी आपके लौह युग को रिप्रेजेंट करते हैं, लौह युगीन सभ्यता, ठीक है, लौह युगीन सभ्यता के पतन के पश्चात लिख सकते हैं हम यहां पे, ठीक है, इसके पतन के तुरंत पश्चात, तुरंत बाद, ठीक है, ये इसके तुरंत बाद का समय है जब हमको यहां पर लौह युगीन सभ्यता के टूल्स देखने को मिल रहे हैं, उपकरण देखने को मिल रहे हैं। तो ये उत्तर भारत में कुछ जगहें हैं जो सैंधव रीजन में, और ये पूरा सैंधव क्षेत्र ही है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही क्षेत्र है। खास तौर से इन जगहों पर लौह युगीन सभ्यता के उपकरण होने के अलावा लौह युगीन सभ्यता के ही चित्रित धूसर मृतभांड, चित्रित धूसर मृदभांड हमको देखने को मिलते हैं। यानी दो कल्चर्स को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीजीडब्ल्यू जो कल्चर है, पीजीडब्ल्यू कल्चर के जो वस्तुएं हैं वो हमको इस उत्तरी हिस्से से देखने को मिलती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये हिस्सा जो था हमारा, ये मतलब उत्तरी हिस्से के हिसाब से देखेंगे तो ये उससे दक्षिण का हिस्सा है, यानी भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लगभग मध्य का हिस्सा है। इसको अगर हम आप मैप में देखें तो ये इस तरीके की जो लोकेशंस यहां से यहां तक की जो थी, इन लोकेशंस में क्या क्या चीजें आ सकती थी वो मैंने आपको रिप्रेजेंट करी है, वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक मैप? बिल्कुल इजीली क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में कौन सी जगहें हैं जहां पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो दक्षिण भारत में जरा देखिए, यहां पर मैंने दक्षिण भारत का भी मैप बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है भाई। दक्षिण भारत की जरूरत है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो मैंने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है पहले ही, ठीक है, क्लियर है ना। इसके ऊपर का जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला जो पोर्शन है, ये इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हो। आप चाहें तो एक कंबाइंड मैप भी बना सकते हैं। मैंने एक अलग तरीका निकाला क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर छोटा ज्यादा हो जाता है तो दिखता नहीं है, तो मैंने उसको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। अब दक्षिण भारत में देखिए, दक्षिण भारत में कर्नाटक में आपको चित्तलदुर्ग के पास में ब्रह्मगिरी देखने को मिलेगा। तो ये आपका कर्नाटक का लोकेशन है, ये देख सकते हैं चित्तलदुर्ग के पास में ब्रह्मगिरी, ठीक है। ये कर्नाटक, ये कर्नाटक का हिस्सा हो गया, KR लिख दे रहा हूं मैं, ये कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में ही आपको हल्लूर मिलेगा, ठीक है, शानूर मिलेगा, ये सब कर्नाटक वाले हिस्से हैं। ये देखिए हल्लूर है, ठीक, ये पिकली हल के पास आपका पड़ेगा कर्नाटक में। इसी तरीके से हुनूर है। तो ये वाला हिस्सा जो है ब्रह्मगिरी वाला, हुल्लूर वाला, ये सारे हिस्से कर्नाटक के आसपास के हैं। और इसके अलावा पिकली हल वाला जो पोर्शन है, पिकली हल आपको दिख रहा है, पिकली हल, ये भी आपका कर्नाटक का हिस्सा है। कर्नाटक मास्की वाला जो हिस्सा है, मास्की, पहले भी मैंने आपको मास्की के बारे में बताया, तो मास्की भी कर्नाटक वाला हिस्से में आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो पुदुकट्टई शायद यहां पर बना हो, नहीं बना है, ओके। तो तमिलनाडु में आपको एक जगह देखने को मिलेगी पुदुकट्टई, पुदुकट्टे या कट्टई ऐसे करके बोला जाता है, ये तमिलनाडु का हिस्सा है। इसी तरीके से तमिलनाडु में एक चिंगुलपत्तू एक जगह मिलेगी आपकी, चिंगुलपत्तू, मतलब ये आपके तमिलनाडु वाला जो इलाका है उसमें, इस पूरे इलाके में पुदुलकट्टई है, चिंगुल
चिंगुलपुत्तय, या पुत्त लिखा रहता है या पुत्तय, ठीक है, या पुट्टय कहीं कहीं लिखा रहता है। तो वो एक जगह है जो तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगी। ये सारे हिस्से भी आपके जो है, और तमिलनाडु में जो सबसे दक्षिणतम वाला हिस्सा है, अगर आप साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये देखिए आदि चन्नल्लूर, तो आदि चन्नल्लूर जो है इसका सबसे दक्षिणी हिस्सा है, इस सभ्यता में मिलने वाला दक्षिणतम हिस्सा है, दक्षिणतम क्षेत्र है, ठीक है, ये भी तमिलनाडु में ही है। तो ये सारे हिस्से आपके तमिलनाडु के हैं, ये सब तमिलनाडु के हैं। पय्यम पल्लई आपको आंध्र प्रदेश के आसपास देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं विविध तरीके से। इसकी अगर हम बात करें तो मास्की, मैंने मास्की दिखाया कि नहीं, मास्की दिखाया, यस, मास्की लोकेशन है। तो ये जो सारी लोकेशंस हैं इसमें भी हमको लौह युगीन सभ्यता देखने को मिलती है। इन लौह युगीन सभ्यताओं की खासियत क्या है कि ये जो तमाम सारे प्लेसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे या यहाँ पे, ये सारे लौह युगीन तो हैं ही, इन सब में लौह युगीन हमको कल्चर देखने को मिलेगा, लौह युगीन प्लेसेस हैं, ये सारे के सारे लौह युगीन स्थल हैं। ये भी हमारा लौह युगीन स्थल है, लौह युगीन है, और ये भी हमारे लौह युगीन है। लेकिन इसमें एक खास बात और है कि ये सारे के सारे प्लेसेस जो हैं, ये सारे के सारे स्थल जो हैं लौह युगीन होने के साथ साथ महापाषाणिक भी हैं। तो इनके नाम के साथ आप महापाषाणिक भी लिख सकते हैं, महापाषाणिक स्थल, ये सारे आपके महापाषाणिक स्थल भी हैं, मेगालिथिक, ठीक है, ये आपके मेगालिथिक जो हैं वो कल्चर्स भी हमको देखने को मिलते हैं। तो हमको ये समझ में आया। इसके अलावा जो हल्लूर जो जगह मैंने आपको दिखाई है उसमें नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल का, महापाषाण काल का मतलब सीधा डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, खासतौर से ये वाली जो जगह हमको देखने को मिल रही है। इसकी खासियत यही है कि नवपाषाण काल और नवपाषाण काल के बाद सीधा महापाषाण काल, यानी ये एक विशेष डेवलपमेंट हमको यहां पर देखने को मिलता है, जो इसकी मतलब नवपाषाण से लेकर के महापाषाण की संस्कृति काल या जिसको बोलते हैं संक्रांति का जो हिस्सा है, कंजेशन वाला जो हिस्सा है, वो संक्रांति काल हमको दिखाता है। मतलब ये डेवलपमेंट जो है वो नवपाषाण नियोलिथिक से लेकर के सीधा जो है मध्य पाषाण काल तक का हिस्सा दिखा देता है एक साथ। बहुत बड़ी बात है ये। इन सभी जगहों से बहुत सारे टूल्स हमको देखने को मिले हैं। कॉमनली ये सब लोहे के बने हुए हैं, फिर चाहे इसमें और बहुत बहुत बड़ी मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा में हमको देखने को मिले। भाले हो, हंसिया हो, कुल्हाड़ी हो, कुदाल हो, तलवार हो, त्रिशूल आकार के चीजें हमको देखने को मिली हैं, कटार हमको देखने को मिले। मतलब अगर आप यहां से मिलने वाले टूल्स देखेंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। मतलब ऐसे ऐसे करके तलवारें बनी हुई हैं, आप सोचिए इस तरीके की तलवारें हैं, ऐसे करके ऐसे तलवारें बनी हुई हैं, ठीक है, छोटी बड़ी। कई जगहों पर इस तरीके के टूल्स भी हमको देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि दांतेदार टूल्स हमको देखने को मिले। जैसे इंद्र का वज्र नहीं हुआ करता था पहले, इस तरीके के हथियार भी हमको देखने को मिलते हैं। अब आप सोचिए ये हैं, बाकी चाकू छुरी तो आप सब जानते ही हैं, उस तरीके के हंसुली के आकार की भी तमाम सारे मतलब टूल्स हमको देखने को मिलते हैं इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके के कल्चर्स के भी हमको हंसुली के आकार के भी टूल्स यहाँ से देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो ये सब चीजें हमको यहाँ से मिलेंगी ही मिलेंगी। ये सब लोहे के बने हुए हैं, लोहे के टूल्स हैं, इसमें से अधिकतर जो है ये सब अधिकतर जो है लोहे के बने हुए हैं, लोहे के औजार हैं। इसके अलावा इन कल्चर्स में आपको चित्रित धूसर मृदभांड भी देखने को मिल जाएंगे, और खास तौर से चित्रित धूसर नहीं बल्कि यहां पर हम लिखेंगे कि इसमें जो है काले लाल मृदभांड,
मृदभांड यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे अक्सर। ठीक है, तो कुछ पॉटरीज भी हमको यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो ये तमाम सारी जो जगह हमने आपको दिखाई है, ये सारी की सारी जगह दक्षिण भारत की है। ये वाली जो जगह थी आपकी, ये एकदम उत्तर भारत की है। और ये वाली जो जगह दिखाई है, गंगा यमुना दोआब के आसपास की जगह मैंने दिखाई है। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल का रीजन है, बिहार का रीजन है, पश्चिमी हिस्से में आ जाएंगे तो पूर्वी राजस्थान का इलाका है, और उत्तर में उत्तरी उत्तर प्रदेश का इलाका मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये वाले जो प्लेसेस हैं, ये प्लेसेस आपके लौह युगीन होने के साथ साथ महापाषाणिक भी हैं। लौह युगीन होने के साथ साथ आपको ये महापाषाणिक भी देखने को मिलते हैं। तो ये महापाषाणिक क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, यानी थोड़ी जानकारी जो है हम महापाषाणिक की भी कर लेते हैं। परंतु उससे पहले एक और जानकारी ले लेते हैं महापाषाण में जाने से पहले, कि ये हमारा कोड है, इसको आप किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको स्टडी आईक्यू में कुछ परचेज करना हो, कुछ भी परचेज करना हो, आप इसको तो पहले नोट कर ही लीजिए। लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि 10 तारीख से एक बैच शुरू किया जा चुका है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, P2I बैच है। ये प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा तक की इसमें तैयारी कराई जाएगी। 10 तारीख से इसमें बैचेस शुरू हो चुके हैं। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम, ये 3 तरीके हैं जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं, और ये तरीके डिवाइडेड हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैलिडिटीज। ठीक है, सभी में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, शानदार तरीके की आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस मिलने के साथ साथ आपको इसके नोट्स वगैरह जो हैं वो सब प्रदान किए जाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसमें पढ़ाया जाता है, मेंटरशिप प्रदान की जाती है, आपकी पूरी सहायता करी जाती है कि आपका प्रीलिम्स से के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर हो। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए आपको आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, आवासीय सुविधा। और ये आवासीय सुविधा जो है वो पूर्णतः निःशुल्क है, यानी आपको इसके लिए अलग से कोई पैसे नहीं देने पड़ते, सब कुछ इसी में मिल जाता है। जैसे अभी बहुत ही कम दाम पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। विरद लाइव कोड बगैर लगाए नहीं हो पाएगा, लेकिन ये ठीक है, तो आपको विरद लाइव कोड ही इस्तेमाल करना है। और इस कोड के दौरान आपको ध्यान रखना है, जैसे सिल्वर में आप एडमिशन लेंगे तो आपको ये 23,999 के आसपास, तकरीबन 24,000 के आसपास आपको कोर्स पड़ जाएगा। सबसे बड़ा वाला पैकेज भी लोगे ना तो ये अंडर 30 ही आपको पड़ेगा, 29,999 में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और तकरीबन 26,999 में आपको ये वाला कोर्स अवेलेबल हो पाएगा। तो आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एनी हाउ कैसे भी आपको, मतलब कुछ भी है, आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें। हो सकता है कि आपको कोई मैसेजेस हो या कुछ भी हो, तो आपके पास में एक कोड है जिससे आप बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, स्टेट PCS की चीजें, अभी RO की वैकेंसी ओपन हुई है उत्तर प्रदेश में, तो उन सबसे संबंधित कोर्स है, स्टेट PCS संबंधित कोर्स है, कुछ भी है, आप सब में इसी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास करता हूं कि भाई जो हमारा महापाषाण काल है वो क्या है। महापाषाण काल, महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति जो है इसको हम लोग बृहद पाषाण संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम लोग मेगालिथिक कल्चर इसके नाम से जानते हैं। तो इसको क्यों मेगालिथिक कल्चर कहा जाता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। किस पर्पस से किया गया वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों ने नियोलिथिक के बारे में पढ़ा, तो नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल की जब समाप्ति हुई, तो उस समाप्ति के बाद खास तौर से भारत में, दक्षिण भारत के हिस्से में जो ऊंचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, उस ऊंचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में एक नई संस्कृति का विकास हुआ। तो ये नई संस्कृति और कोई नहीं है, ये महापाषाण संस्कृति है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको जो ये वाला प्लेस दिखाया, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि हल्लूर में नवपाषाण काल के बाद सीधा महापाषाण काल की संस्कृति देखने को मिलती है, उसकी संक्रांति का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये वही चीज है, वही जगह है जिसमें आप समझेंगे कि नवपाषाण के बाद सीधा जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, उसमें इस तरीके की संस्कृति का उदय देखने को मिलता है। इसी को बृहद पाषाण काल कह लो, महापाषाण काल कह लो, सब एक ही बात है। तो यहाँ के जो लोग हुआ करते थे
ये लोग यहां पर इसी संस्कृति में रहते थे और ये अपने मृतकों के शवों को, यानी कि जो इनकी डेड बॉडीज हैं, इनके जो लोग हैं उनकी जो डेड बॉडीज हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। जहां उनकी कब्रें होती थी उन कब्रों के पास में बहुत बड़े बड़े पत्थरों का ये प्रयोग करते थे। तो उन्हीं बड़े पत्थरों का प्रयोग करने के कारण इस संस्कृति का नाम जो है महापाषाण रखा गया है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ग्रेनाइट की चट्टानों का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये ग्रेनाइट की चट्टानों वाले स्थल हैं और इन प्रदेशों में बहुत बड़ी संस्कृति की लौह युगीन सभ्यता भी निवास करती हुई हमको देखने को मिलती है। यानी अगर आप कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्सों को इसी संस्कृति में देखें, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्से, अब देखिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्से आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये कर्नाटक के प्लेसेस हैं और ये आंध्र प्रदेश का प्लेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इन जगहों पर आपको ग्रेनाइट स्थल हैं। यहां पर ग्रेनाइट स्थल हमको देखने को मिलते हैं और इन ग्रेनाइट स्थलों में ही महापाषाणिक कल्चर तो हमको दिखेगा ही, महापाषाण तो है ही, महापाषाण के साथ साथ लौह युगीन कल्चर भी हमको देखने को मिलेगा। लौह युग, दोनों चीजें हमको यहां पर एक साथ देखने को मिल जाती हैं, बहुत बड़े बड़े। खास तौर से देखें तो इस संस्कृति के जो पोषक हैं वो अपने आवास के लिए या मृतकों की समाधियों के लिए, समाधि यानी कि जो ग्रेवयार्ड्स वगैरह जो होते थे उनको सुरक्षित रखने के लिए इन ग्रेनाइट्स की चट्टानों में ऐसी जगहों का इस्तेमाल करते थे जहां पे ढलान हो, जहां पे शेल्टरिंग की जा सकती हो, जहां पे चीजों को ढका रखा जा सकता हो। तो ये उन ढलान वाली पहाड़ियों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत में ये संस्कृतियां जो हैं वो नवपाषाण के बाद सीधा का सीधा ऐतिहासिक युग का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो हम लोग ऐतिहासिक युग में एक तरीके से यहां पर आ जाते हैं, चीजें जो हैं हमको देखने को मिल जाती हैं, विभिन्न प्रकार की समाधियां हमको यहां पर देखने को मिलेगी। मजेदार बात यह है कि इस कल्चर में हमको अलग अलग आकार की समाधियां अलग अलग आकार की समाधियां हमको देखने को मिलती हैं। अब अलग अलग आकार की समाधियां कैसी हैं उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये। जैसे एक समाधि है जिसको हम लोग डोलमेन ताबूत कहते हैं। डोलमेन ताबूत यानी डोलमेन सिस्ट कहा जाता है उसको। तो ये डोलमेन का अर्थ ही होता है, डोलमेन ताबूत है एक, मैं आपको इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूं जिससे कि आपको अंतर महसूस हो सके। डोलमेन ताबूत, इस डोलमेन का मतलब होता है, इस डोलमेन का अर्थ जो है वो पत्थर का मेज है। इसका अर्थ ही है पत्थर का मेज, पत्थर का मेज। ठीक है, तो पत्थर के मेज ताबूत यानी कि सिस्ट। तो डोलमेन सिस्ट आकार के जो हमको ताबूत आकार के जो हमको ग्रेवयार्ड्स हैं वो देखने को मिलती हैं। काले और लाल मृदभांड भी हमको इन्हीं ग्रेवयार्ड से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें लौह युग के कुछ उपकरण भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो ताबूत हैं, इन ताबूतों में कुछ सामान देखने को मिलेंगे, काले लाल मृदभांड, और काले लाल मृदभांड के साथ साथ हमको इसी में क्या देखने को मिलेगा कि लोहे के उपकरण। तो लोहे के उपकरण भी हमको देखने को मिल रहे हैं और काले लाल मृदभांड भी हमको देखने को मिल रहे हैं इन जगहों से। अब ये जगहें कौन सी हैं जहां से डोलमेन ताबूत टाइप की चीजें हमको देखने को मिलती हैं महापाषाणिक संस्कृति की? तो इसमें आप देखिए एक जगह आपको ब्रह्मगिरी की दिख रही होगी, ये है ब्रह्मगिरी लोकेशन, ये आपको ब्रह्मगिरी लोकेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, ये ब्रह्मगिरी है और ब्रह्मगिरी और साथ ही साथ ये चिंगुलपुत्तई हमने जो आपको बताया था, चिंगुलपुत्तई हमने यहां नीचे की ओर लिख दिया कर्नाटक में। तो चिंगुलपुत्तई जो है, ब्रह्मगिरी जो है, इन जगहों से हमको देखने को मिलता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमको ये ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी और ब्रह्मगिरी के अलावा चिंगलपुत्त या पुत्त जैसे भी लिख सकते हैं आप, इन दोनों जगहों से हमको डोलमेन आकार के ताबूत देखने को मिलते हैं।
अब ये डोलमेन आकार के ताबूत होते कैसे हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं। जैसे मैं यहां पर बनाने का प्रयास करूं, जैसे आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें मतलब थोड़े कमरेदार होते हैं ये। जैसे एक कमरा यहां पर इन्होंने बना दिया, ठीक है, एक कमरा यहां पर इन्होंने ऐसे करके बना दिया। ऐसे मतलब कमरे आकार के ताबूत हैं ये, ठीक है। इसी से जुड़ा एक और हिस्सा बना देंगे वो। गहराई में यहाँ पे प्रवेश करने के लिए इन्होंने ऐसे मतलब एक डोर टाइप का लगाया हुआ है। एक डोर टाइप है, दरवाजा टाइप है, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे शवों को रखा गया है, यहाँ पे उनके टूल्स रखे गए हैं और अगल बगल जो है कुछ पत्थरों से इसको क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है। तो ये जो आकार आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आपको आकार देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या है, डोलमेन टाइप का ताबूत है, जो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा किन जगहों से, आपके ब्रह्मगिरी से और ब्रह्मगिरी के साथ साथ चिंगुल पुत्तई जो हमने जगह दिखाई वहां से। इसके अलावा दूसरे प्रकार के जो टूल हमको देखने को मिलते हैं, सेकंड टाइप का जो टूल हमको देखने को मिलता है वो क्या है, ये टूल कह रहे हैं जो ये समाधियां हैं वो कौन सी हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। छतरी आकार की, छतरी आकार की, छतरी आकार की समाधियां हैं, यानी कि थोड़ी कैप या टोपी टाइप की दिखेंगे आपको, शीर्ष छत्र या छाता की तरह देखने को मिलेगा समाधियां। इनके शीर्ष जो हैं वो कई जगहों पर खुले हुए हैं और कई जगहों पर खुले हुए सांप के फन की तरह ही दिखाई देते हैं। इनको दक्षिण भारत में टोपी कल्लू कहा जाता है या कुड़ई कल्लू कहा के नाम से जाना जाता है। तो कुड़ई कल्लू या टोपी कल्लू, ये इन्हीं ग्रेव्स को बोला जाता है, ठीक है। टोपी कल्लू, टोपी कल्लू या कड़ई कल्लू, इस तरीके के नाम से इनको जाना जाता है। समथिंग हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ अंतर हो वहां से और यहाँ के, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलते हैं, खास तौर से केरल के कोचीन क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेंगे। केरल का कोचीन क्षेत्र जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको भी थोड़ा सा मैं लोकेट कर देता हूं। जैसे ये वाला जो इलाका है, ये रीजन जो आपका है, ये केरल का कोचीन क्षेत्र है, कोचीन रीजन, कोचीन क्षेत्र है केरल, ठीक है। तो यहां से आपको ये वाले प्लेस देखने को मिलेंगे जहां पर छतरी आकार के आपको ये समाधियां देखने को मिल सकती है। अब छतरी आकार की समाधियां कुछ इस तरीके से होती हैं दोस्त, ठीक है, कुछ इस तरीके की होंगी। जैसे आप मान के चलिए ये, ठीक है, ठीक है। इनके ऊपर जो है इस तरीके से एक बड़ा सा पत्थर सा रख दिया जाता है और ये एक तरफ से देखने में आपको जैसे सांप के फन की तरह दिखाई देंगे और यहाँ पर मतलब इसी के नीचे जो है आपका शव जो है वो दफनाया गया होगा। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए ये जो है इस तरीके के जो ग्रेवयार्ड्स जो हैं वो हमको देखने को मिलता है। और ये बहुत बड़े बड़े, आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों के साथ इनकी समाधियां बनाई जाती हैं। इसी तरीके से स्तूप के आकार के, ढेर के आकार के, वृत्ताकार ढेर के आकार के कुछ क्या नाम है, समाधियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। स्तूप आकार की, स्तूप आकार या गोलाकार आकार, गोलाकार आकार के ढेर हमको देखने को मिलते हैं, ढेर। तो उन ढेर की वजह से, उन ढेर से बनने वाले ये कुछ समाधियां हैं। इन समाधियों को हम लोग संगोरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये संगोरा उपाधियां हैं, संगोरा उपाधि, संगोरा उपाधि है। संगोरा उपाधि में मतलब इस तरीके से समझ जाइए कि इसका अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करूं तो ये कुछ इस तरीके का होगा। ऐसे बड़े बड़े से पत्थर जो है यहाँ पे लगा दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े से पत्थर हैं, लगाए जाएंगे चारों तरफ से, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े से पत्थर जो है वो चारों तरफ से लगा दिए जाएंगे और आप देखोगे बीच वाला जो हिस्सा है
ये बड़े बड़े से लंबे लंबे से पत्थर यहाँ पे बना दिए जाते हैं। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें शव को रखा जाएगा और चारों तरफ से इसको क्या कर दिया जाता है, चारों तरफ से इसको कवर्ड कर दिया जाता है। तो ये एक गोल मतलब आपको आकार देखने को मिल जाएगा। अब मैं एकदम 3D डायग्राम तो नहीं बना पाता हूं, ठीक है। तो इस तरीके के आपको ग्रेवयार्ड जो देखने को मिलते हैं, इस तरीके का जो आकार का इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भी बड़े बड़े विशाल पत्थर हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। और ये हमको इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं चिंगलपुत्त से, जो तमिलनाडु वाला जो इधर वाला हिस्सा मैंने आपको दिखाया था, ये चिंगलपुत्त वाला जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है। तो चिंगलपुत्त से आपको ये भी देखने को मिलता है। मैं आपको प्लेस यहाँ पर लिख ही दे रहा हूं जिससे कि आप समझ सके। चिंगलपुत्त, यहां से आपको संगोरा आकार के ग्रेवयार्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तमिल भाषा में संगोरा को नीलई कड़ई करके कुछ बोला जाता है, नीलई कड़ई तेड्डी ऐसे करके बोला जाता है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा साउथ जैसा है नहीं हमारा, लेकिन फिर भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन है जिसको हम नीलई कड़ई किट्टी के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो ग्रेवयार्ड्स मिले हैं उसमें अंत्येष्टि के साथ कुछ कलश भी देखने को मिले हैं, कलश में कुछ वस्तुएं रखी हुई देखने को मिली हैं। खोद करके वहां पर इस ग्रेवयार्ड में लोगों को दफनाया जाता था, किनारे से बड़े बड़े पत्थरों से इसको रोप दिया जाता था जिससे कि कोई वहां पहुंच ना सके। तो एक अलग प्रकार का हमको ग्रेवयार्ड भी यहाँ पे समझ में आ जाता है। इसी तरीके से एक गुफा समाधि हमको देखने को मिली है जो कि केरल के कोचीन क्षेत्र से ही देखने को मिलती है। वहां पे एक जगह है कट्टलपक्कम करके एक जगह है, ठीक है, या कट्टल कंपलम करके एक जगह है। केरल का कोचीन वाला जो रीजन है ये वाला, ये केरल का कोचीन क्षेत्र है। इसी केरल के कोचीन क्षेत्र से आपको एक और प्रकार का देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या किया गया, बीच में इसको दफना दिया गया है। तो यहां पर ये खुला स्थानीय, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं वो गुफा तरीके का है, गुफा आकार की समाधि है। और गुफा आकार की समाधि जो है आपको केरल से देखने को मिलेगी, केरल से, ठीक है, ये केरल में हमको देखने को मिलेगी। अब गुफा आकार की समाधि कैसी होगी, मतलब अगर आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसमें एक मतलब गुफा का निर्माण किया गया है और क्या है, तरीके से एक बड़ा सा पत्थर रख करके यहाँ पर कुछ पत्थरों से गुफा जो है वो बनाई गई है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से गुफा का निर्माण किया गया है। तो ये गुफा बना दी जाती है और इस गुफा के कारण जो है ये अंदर का हिस्सा जो है ये इसको ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अंदर गुफा टाइप की आपको दिख जाएगी। ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, ये आपका गुफा की तरह दिख जाएगा। तो इसके अंदर जो है क्या कर दिया जाएगा, शव को दफनाया जाएगा। इसके अंदर जो है पूरा शव रख दिया जाएगा। तो बाहर से गुफा की तरह दिखाई देगा, ठीक, समझ में आ रही बात। ये बाहर से कैसा दिखाई देगा, गुफा की तरह दिखाई देगा। तो ये एक और प्रोसीजर है जिसमें महापाषाण का इस्तेमाल किया गया। महापाषाणिक संस्कृति हमको यहाँ से ठीक तरीके से देखने को मिलती है, साउथ में केरल के पास से हमको। अब इनके अंदर भी आपको मृदभांड देखने को मिल जाएंगे, इनके अंदर भी आपको मृदभांड देखने को मिल जाएंगे, काले और लाल रंग के, काले लाल। और साथ ही साथ आपको यहां से लौह उपकरण भी हमको यहां से देखने को मिल जाते हैं, इन्हीं के साथ में रखे हुए। इसी तरीके से महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है उसमें बहुत सारी जगहों पर हमको इस तरीके के बड़े बड़े ग्रेवयार्ड्स देखने को मिलते हैं। अब उन ग्रेवयार्ड्स, वहां से जो ग्रेवयार्ड्स मिल रहे हैं वो संगोरा आकार के ज्यादा हैं। अब वो रीजन कौन सा है, वो क्षेत्र कौन सा है, वो मैं आपको दिखा दूं। ये वाला जो जैसे महारझुर्री वाला जो रीजन है, इधर हनूर वाला जो ऊपर का रीजन है, इस तरफ के जो रीजन है ये महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन कहलाता है, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र कहलाएगा। तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, इन विदर्भ क्षेत्रों में आप देखेंगे संगोरा आकार के आपको समाधियां देखने को मिलेंगी, समाधियां। और संगोरा आकार की समाधियां कौन सी हैं, जो मैंने आपको ये बनाई है, ये संगोरा आकार की समाधियां, ठीक है, यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। तो महुर झर्रारी है, महुर झार्री, ठीक है। इसके अलावा महुर झार्री है, महुर झार्री के अलावा आपका पैनार है, पैनूर जिसको बोल सकते हैं, पैनार है, यहां से आपको जगह देखने को मिलती है।
जूना पहाड़ी एक जगह है इसी में, जूना पहाड़ी, ये भी आपका विदर्भ क्षेत्र में पड़ता है। पैनूर जगह है, पैनूर, ठीक है। तो ये सब इलाके जो हैं उनमें आपको संगोरा की समाधियां देखने को मिलेंगी, संगोरा आकार की समाधियां देखने को मिलेंगी। यहां से भी आपको मृदभांड और लौह उपकरण देखने को मिल जाते हैं। तो ये यहां से भी देखने को मिलेंगे, यहां से भी देखने को मिलेंगे, दोनों जगहों से लाल काले मृदभांड और लोहे के उपकरण हमको देखने को मिल जाते हैं। महापाषाणिक इस संस्कृति में एक और खास चीज है, जो माहुर झर्रारी जो जगह है, माहुर झर्रारी जो जगह है, इसमें तांबे का आभूषण भी हमको मिला है, तांबे का आभूषण, यहां से हमको तांबे का आभूषण मिलता है। घोड़े के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, घोड़े की हड्डियां हमको देखने को मिलती हैं माहुर झुर्रारी से, ठीक है। साथ ही साथ एक ऐसी समाधि यहां से मिली है, इसी माहुर झुर्रारी से एक और ऐसी समाधि मिली है, इस समाधि में हमको एक मानव कंकाल है, मानव कंकाल, जिस मानव कंकाल के पास में एक बड़ा सा कटार है और साथ ही साथ इसके साथ में ही घोड़ा भी है, घोड़े का कंकाल भी हमको देखने को मिला है। तो घोड़े के कंकाल के साथ ये जो मानव है इसको योद्धा कहा जा रहा है, शायद ये योद्धा रहा होगा जिसके पास में बर्छी या कटार भी मिला है, मानव कंकाल तो है ही, घोड़ा भी इसके साथ में देखने को मिलता है। तो युद्ध शायद करने वाला व्यक्ति रहा होगा। और माहुर झुर्रारी को आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। ये आपका ये माहुर झुर्रारी है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि आप इजीली समझ पाएं कि ये जगह कहाँ लोकेट है। ये देखिए, ये जो जगह है आपको मैंने बताई है, ये देखिए बीच में आपको ये माहुर झुर्रारी अब दिख रहा होगा, यहां पर इस जगह पर दिख रहा होगा आसानी से। तो ये वाली जो जगह है, इस वाले लोकेशन में, तकरीबन इस वाले लोकेशन में आप विदर्भ रीजन को खोज सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ उत्तर का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में भी आपको कुछ महापाषाणिक संस्कृति देखने को मिलेगी, महापाषाणिक संस्कृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। अब उत्तर भारत में महापाषाणिक संस्कृति जो देखने को मिलेगी आपको, वो भी वही गंगा यमुना के दोआब के आसपास देखने को मिलेगी। विंध्य क्षेत्र जो है आपको मैंने दिखाया है, कई बार मैंने विंध्य क्षेत्र दिखाया है। तो विंध्य क्षेत्र में आपको ठीक तरीके से महापाषाणिक संस्कृतियां देखने को मिल जाएंगी। सोनभद्र है, मिर्जापुर है, बांदा है, चित्रकूट है, ये वाला जो इलाका है ना, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, चित्रकूट वाला जो इलाका है, चित्रकूट, ये वाला जो क्षेत्र है, इन जगहों पे निस्संदेह एक आप हिस्सा इसमें और जोड़ सकते हैं, प्रयागराज, झूसी के आसपास का जो इलाका है वो, वहां पर हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी हमको प्रयागराज की बात कर रहे हैं तो आप बेलन घाटी की बात कर सकते हैं, बेलन घाटी वाला जो हिस्सा है। बेलन घाटी के अलावा जो मतलब गंगा यमुना का जो दोआब है, वो पूरा का पूरा रीजन, मतलब वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्र मैंने आपको बताया, इधर का जो पूरा क्षेत्र है, ये आपका विंध्य रीजन में जाएगा। और यहां से हमको महापाषाणिक संस्कृति के कुछ टूल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। महापाषाणिक संस्कृति के टूल्स का अर्थ केवल यही है कि यहाँ पर भी हमको जो है बड़े बड़े पत्थर वाले ग्रेवयार्ड देखने को मिलेंगे। खास तौर में यहाँ से मिलने वाले जो ग्रेवयार्ड्स हैं, जो यहाँ से मिलने वाली जो समाधियां हैं, इन समाधियों की विशेषता ये है कि ये संगोरा आकार की हैं, और कई जगहों पर जो मैंने आपको ये दिखाया था, डोलमेन ताबूत, डोलमेन सिस्ट, तो ये सिस्ट आकार की हमको जो है, डोलमेन सिस्ट आकार की समाधियां हमको यहाँ से देखने को मिलेंगी, इस क्षेत्र से हमको देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि मैं आज के इस मैप के कार्यक्रम में आपने बहुत सारी इस तरीके के नई चीजें सीखी होंगी। लोकेशंस आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी मैप पे। अब तो आप लोगों को लोकेशंस भी याद होनी शुरू हो गई होंगी, मतलब हर जगह की लोकेशन को आप लोकेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जब मैं आपको चंदौली बोलूंगा तो आपको याद रहेगा, आलमगीरपुर बोलेंगे तो याद रहेगा, हैं, संगनकल्लू बोलेंगे तो याद रहेगा, विदर्भ रीजन आपको याद रह सकता है। तो बहुत सारे ऐसे बार बार प्रयोग होने वाले क्षेत्र मैंने दिखाए हैं जो आपको धीरे धीरे मैप के तौर पर रटते चले जा रहे होंगे। यही फायदा होता है कंसिस्टेंसी बनाने से, ठीक है। कंटिन्यूअसली आप किसी चीज को वॉच करते हैं, देखते हैं,
प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके लिए हितकारी हो जाती है। इस लेक्चर का PDF नो डाउट आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम का उपयोग हमसे आप किसी भी प्रकार के शंका संदेह समाधान के लिए भी कर सकते हैं, जो कि केवल पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप हमसे सोशली जुड़ सकते हैं, विरद दुबे, विरद.दुबे नाम से आप मुझे कहीं भी सर्च करेंगे, ठीक है, विरद.दुबे इस नाम से आप मुझे कहीं भी सर्च करेंगे, मैं अब जरूर आपको मिलूंगा और आपकी शंकाओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इस उम्मीद के साथ कि आपका समय शुभ रहे, आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें, यूपीएससी को क्लियर करने की दिशा में चलते रहें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।